सबसे पहले मैं आपको आज एक वीडियो दिखा रहा हूं। यहां पर आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर मिले ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नेहरू के ज़माने का है ये वीडियो या कांग्रेस के ज़माने का वीडियो है, उस पर कतई विश्वास मत कीजिएगा। ये वीडियो प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत का है। ये वीडियो कर्नाटक के कॉलेज का है, जिस कर्नाटक में मोदी जी की पार्टी बीजेपी का शासन है। पहले ये वीडियो देखिए। गले में भगवा गमछा डाले ये कॉलेज के छात्र हैं या किसी हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ता हैं, ये तो नहीं मालूम। लेकिन यहां पर एक बुर्का ओढ़े एक अकेली छात्रा है जो अपने कॉलेज पहुंची है। लड़कों का ये झुंड लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहा है और उसके सामने वो झुंड आके उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। लड़की भी पलटकर इनका जवाब अल्लाहू अकबर के नारे से देती है, मानो कह रही हो तुम्हारे साथ अगर भगवान राम है तो मेरे साथ भी मेरे अल्लाह है। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कॉलेज को मजहबी अखाड़ा बना दिया गया है और कॉलेज इसका मूक दर्शक बना बैठा है, जैसे कि उसका प्रशासन पर कोई कंट्रोल ना हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। प्रधानमंत्री जी, ये बेटी भी तो पढ़ने आई थी अपने कॉलेज। उस बेटी को ये भगवा ब्रिगेड परेशान क्यों कर रहा है? जो मामला छात्र और प्रशासन के बीच था उसमें ये भगवा ब्रिगेड का क्या रोल? ड्रेस कोड को लेकर तमाम कानून और दिशा निर्देशों के बावजूद क्या यह तरीका है बेटियों को समझाने पढ़ाने का? क्या कॉलेज प्रशासन ने जानते बूझते किसी राजनीतिक मंशा से इस मामले को तूल दिया? लेकिन यहां तो पढ़ाना भी कहां, बेटियों को तो इस सरकारी कॉलेज में एंट्री लेने से ही रोक दिया गया था अव्वल तो। बाद में फिर उनको अलग से रूम दिया गया, उन 5-6 लड़कियों को अलग रूम में बैठाया गया। यह महज एक कर्नाटक के कॉलेज में उभरता हिजाब विवाद है या मुस्लिम के प्रति नए भारत की ये हिंदुत्ववादी नफरत है, या फिर नए भारत में हिंदू मुस्लिम वाले फलसफे को अब राज्य दर राज्य पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपनाया जा रहा है, यूपी से लेकर कर्नाटक तक। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बुर्का विवाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल कर सकती है? अपना जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। बुर्के और ड्रेस कोड का यह विवाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां सुनवाई जारी है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि हिंदी बेल्ट में चुनाव होते हैं तो बीजेपी के झोले से हिंदू मुस्लिम मुद्दे निकल ही आते हैं। वैसे भी यूपी में बीजेपी नेता चाहे योगी हों या अमित शाह, शमशान, कब्रिस्तान और मुगल और आजम खान की बात बार बार कर रहे हैं। खबर आई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। अगर कांग्रेस नहीं होती तो इमरजेंसी ना होती, कांग्रेस नहीं होती तो 84 में सिखों के खिलाफ नरसंहार ना होता।
प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में कांग्रेस को इतिहास का अपराधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यहां पर एक सवाल पूछना लाजमी है। अगर मोदी जी की बीजेपी न होती तो हिंदुत्ववादी लंपटों की क्या हिम्मत होती कॉलेज की उस छात्रा को इस तरह से हैरेस करें? या फिर अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या हिंदुत्ववादी लंपटों की हिम्मत होती कॉलेज की इस छात्रा को इस तरह से परेशान करें? लेकिन वापस लौटते हैं मोदी जी के भाषण पर। वो बार बार नेहरू कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या उस सरकार या उन सरकारों की गलतियां बताने के लिए, या ये बताने के लिए कि वो सरकारें, नेहरू कांग्रेस की सरकारें दरअसल सेकुलर सरकारें थीं, माइनॉरिटी परस्त सरकारें थीं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और रही है, और हमें तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। नया भारत हिंदू भारत होगा जिसमें अल्पसंख्यकों की जगह बहुसंख्यक तय करेंगे। क्या यह बताने की कोशिश है? संविधान में सेकुलर शब्द तो लिखा भी है और कई तरीकों से परिभाषित भी है, मगर इन्हें सेकुलर शब्द से कोफ्त है। धर्म संसदों से उठने वाली मुस्लिम नरसंहार की आवाज को हिंदुत्व की आवाज मानते हैं, जो उनके बनाए जा रहे नए भारत में सबसे मजबूत, या यूं कह लें इकलौती आवाज होगी। हकीकत यही है कि बीते 8 सालों में हिंदुत्व की हिंसक गूंज ही सुनने को मिली है। लिंचिंग में सड़कों पर बहता खून उसका गवाह है। मुस्लिम डॉक्टरों, स्टूडेंट लीडर और पत्रकारों को जेल हुई है। दलित आदिवासियों के लिए हक की आवाज उठाने वालों को जेल हुई है। झूठ, फेक न्यूज, गोदी मीडिया, विधायकों की खरीद फरोख्त, लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करते कानूनी संशोधन, एंटी टेरर लॉ को और सख्त करते कानूनी प्रावधान, एक डर का माहौल बना है, जैसा इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी के दौरान था, जब घोषित इमरजेंसी थी। क्या किसी राज्य का लीगल स्टेटस बदल देना लोकतांत्रिक कहलाएगा? उस राज्य का जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है। जाहिर है ये नेहरू ने नहीं किया, और ये स्टेटस राज्य के लोगों से पूछ कर नहीं बदला गया अभी 3 साल पहले, बल्कि वहां के जनता के प्रतिनिधियों को जेल में डाल कर किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी नेहरू से लड़ते हैं तो कभी इतिहास से। लेकिन होता यह कि फैक्ट हमेशा उन्हें धोखा दे देते हैं। उनका रिकॉर्ड 84 के दंगों पर आकर अटक जाता है। 2002 का गोधरा दंगा उन्हें दिखाई नहीं देता जब वो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे। देश में बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड तोड़कर चरम पर थी, पर उनकी नजरों में इसके लिए जिम्मेदार नेहरू ही होंगे। कोविड मैनेजमेंट ऐसा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, अस्पतालों में दवाइयों तक की कमी थी, शमशान में चिताएं जलनी बंद नहीं हो रही थी, सैकड़ों लोग गंगा किनारे रेत में दफना दिए गए, मगर सरकार उस पर पर्दा डालते हुए कहती है ऑक्सीजन की कमी से कौन मरा? कोई नहीं। गंगा किनारे रेत में लोग दफनाए गए, अच्छा इसके आंकड़े तो हमारे पास नहीं है। यानी गलती सिर्फ एक आदमी कर सकता है, नेहरू। 75 वाली इमरजेंसी 18 महीने में खत्म कर दी गई थी। फिर चुनाव होते हैं और एक दूसरी सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता पर काबिज होती। कांग्रेस की गलतियों के लिए देश की जनता ने उसे सजा दी, चाहे वो 1967 हो या फिर 1977 या फिर 1989, 1998, 1999 या फिर 2014, जब खुद मोदी प्रधानमंत्री बनकर गुजरात से दिल्ली पहुंचे। मोदी जी ये भूल जाते हैं कि जनता अपनी मनपसंद सरकार तो चुनती है और अपनी पसंद से ही चुनी हुई सरकार हटा भी देती है। वापस लौटता हूं कर्नाटक विवाद पर और उसके चुनावी कनेक्शन पर। यूपी के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, इसलिए बीजेपी के लिए कम से कम राज्य में सत्ता बरकरार रखना बहुत जरूरी है। उस जीत का रास्ता आजम खान के घर से निकले या फिर हिजाब विवाद के रास्ते कर्नाटक से। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या बुर्का विवाद, इस विवाद को बीजेपी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करेगी, उसे भुनाएगी? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा।
तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।